रहे थे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। मैं योगीराज यादव, आपका कंप्यूटर टीचर। वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, उसके बाद में मुझे लगा एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको क्यों नहीं देख लिया जाए। ये 5 मुख्य बिंदु हैं। वर्ल्ड वाइड वेब मूल रूप से एक सूचना संग्रह करने का स्थान है जहाँ दस्तावेज और वेब से संबंधित संसाधनों को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL द्वारा पहचाना जा सकता है। वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह है जहाँ दस्तावेज होते हैं एवं जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने एवं स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य प्रकार की फाइलें भी शामिल हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL का संक्षिप्त रूप है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज और अन्य संसाधनों का वैश्विक पता एड्रेस है। पोस्ट ऑफिस पोर्टल प्रोटोकॉल 3 POP3 एक मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कि मेल सर्वर से संदेश करने के लिए क्लाइंट अनुप्रयोग द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी ये 5 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिए, तो ये समझ लीजिए कि अपना काम हो गया। अब आते हैं वापस से, हम लोग कहाँ थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया। www क्या है, वेबसाइट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। वेब ब्राउज़र हम पढ़ चुके हैं। ये एक तरह से इंटरनेट पर एंटर करने के एक तरह से गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं। ये अलग अलग कंपनी के वेब ब्राउज़र्स मिल सकते हैं अपने को। इंटरनेट एक्सप्लोरर ही एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो कि विंडोज़ के साथ में डेवलप किया गया था और विंडोज़ के साथ में ही इनबिल्ट आता है। बाकी जो हम देख रहे हैं, ओपेरा है, द वर्ल्ड है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, क्रोम है, ये सब अलग अलग कंपनी के नाम है और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। अब हम आते हैं ब्राउज़र्स के यूज़र इंटरफेस के बारे में जानकारी लेते हैं। एक तो जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस पे देखिए, अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ, बैक पढ़ रहा हूँ, फॉरवर्ड पढ़ रहा हूँ। यानी हमने कोई भी इंटरनेट पेज खोला हुआ है, उसमें बैक और फॉरवर्ड 2 ऑप्शन होता है। बैक यानी पिछले पेज पे चले जाएंगे, फॉरवर्ड यानी हम जहाँ है इससे आगे कोई पेज पहले से हमने खोला हुआ था तो उस पर चले जाएंगे। ठीक है। फिर रिफ्रेश और रीलोड। रिफ्रेश यानी जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, रीलोड यानी दोबारा से लोड करने के लिए। कई बार ऐसा लगता है पेज अटक गया है, हैंग हो गया, तो उसको रिफ्रेश कर देंगे तो भी रीलोड हो जाएगा, या रीलोड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो भी रीलोड हो जाएगा, तो अच्छे से काम करने लगेगा। स्टॉप बटन, कई बार कोई अपना नेट मान लीजिए स्लो चल रहा है, वेबसाइट बहुत हैवी है, टाइम लग रहा है, तो ये स्टॉप बटन वेबसाइट के पास में एक क्रॉस बना होता है, इस पर क्लिक करने से वेबसाइट आगे बढ़ने से रुक जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है। ठीक है। कई बार स्टॉप और रीलोड बटन दोनों एक ही होते हैं, यानी उसी बटन को जिससे रीलोड होता है उसी को दोबारा क्लिक कर दिया तो वो रुक भी जाएगा। ठीक है। अब उपयोगकर्ता के मुख्य पृष्ठ पर वापस जाने के लिए होम, यानी प्रत्येक वेबसाइट में ये होम का ऑप्शन तो होता ही है, और कई बार एक घर जैसा छोटा आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करने से हम वेबसाइट के मूल पेज पर चले जाते हैं, होम पर चले जाते हैं। ठीक है। बाकी सब चीज़ें पढ़ने समझ में आने वाली है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर सामान्यतः संक्षिप्त रूप में IE या MSIE 1995 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक भाग के रूप में शामिल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला है। ठीक है। यानी जैसे जैसे विंडोज अपग्रेड आते हुए, वर्जन आते हुए विंडोज़ के, वैसे वैसे IE के यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के भी नए नए वर्जन आने लगे। शुरुआत में ये पैकेज एड ऑन पैकेज था, यानी इसके अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, लेकिन बाद में विंडोज़ ने इसे फ्री में कर दिया। ठीक है। और इसी तरह से अनेक तरह के ब्राउज़र्स जैसा हम पढ़ चुके हैं, गूगल क्रोम, गूगल द्वारा विकसित किए गए मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा इत्यादि ब्राउज़र्स होते हैं।
अब आते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL इसका संक्षिप्त यानी छोटा नाम है, शॉर्ट में इसे URL कहते हैं। उदाहरण के लिए एक लिंक URL www.webopedia.com है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स पहचानकर्ता यानी URI का ही एक प्रकार है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सभी प्रकार के वेब नाम और वेब पते के लिए सामान्य शब्द है। URL दो भागों में विभाजित होता है। URL का पहला भाग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है और दूसरा भाग रिसोर्स नेम और रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। यह उस कंप्यूटर के IP एड्रेस या डोमेन नेम को निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर रिसोर्स वेब पेज के रूप में उपलब्ध होते हैं। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और रिसोर्स आइडेंटिफायर इस तरह से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए www.http://www.webopedia.com। इंटरफेस इंटरनेट सर्फिंग यानी कि इंटरनेट पर खोज। इंटरनेट सर्च खोज डेटा को ऑनलाइन खोजने का तरीका है। ये डेटा टेक्स्ट, फाइल, ऑडियो, वीडियो या चित्र भी हो सकते हैं। यहाँ पर चुनौती यह है कि किसी प्रश्न को सही तरीके से कैसे पूछा जाए। शुरुआत में बच्चों की सामान्यतः यही दिक्कत होती है कि सर हमने खूब ढूंढा, हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो दिख ही नहीं रहा, हमने ये चीज़ सर्च की और हमें मिला नहीं। ये बच्चों अभ्यास से आता है। आपने सही कीवर्ड डाला, सही से सर्च किया तो रिजल्ट बहुत तुरंत मिलते हैं, और थोड़ा गलत तरीके से सर्च किया तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। एक सर्च करने से पहले पूरी तरह से और संक्षेप रूप में अपने विषय को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में सर्च करना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी सर्च बार में यानी सर्च विंडो जो होती है, जो सर्च बॉक्स होता है, उसमें लिखनी होती है। अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग दूर मत जाइए, सबसे पहले आप लोग गूगल सर्च में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए डॉक्टर लतिका झा। अपने मैम का नाम टाइप कीजिए और देखिए रिजल्ट आपको मैम वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग टाइप कीजिए नरेंद्र मोदी। मतलब आप नरेंद्र पूरा नहीं लिखेंगे, NARE टाइप करेंगे, इतनी देर में नरेंद्र मोदी पूरा लिखा आ जाएगा और दुनिया भर के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गूगल पर सर्च करेंगे। ये एक्चुअली प्रैक्टिस से आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। कीवर्ड सर्च इंजन किसी मनुष्य की तरह वाक्य नहीं पढ़ता है। देखिए, आप हम जैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर तो वैसे नहीं पढ़ता। इसकी अपनी लैंग्वेज है, अपना मैकेनिज्म है, अपने तरीके से काम करता है। लेकिन इसे यूजर फ्रेंडली इतना बना दिया गया है कि हम लोगों को भ्रम होने लगता है कि जब हमने बोल दिया तो कंप्यूटर क्यों नहीं सुन रहा। भाई वो व्यक्ति इंसान थोड़ी है, तो उसका काम करने का अपना तरीका है। तो सर्च इंजन क्योंकि मनुष्य नहीं है, हमारी तरह वाक्यों को नहीं पढ़ता है, इसकी बजाय वह कीवर्ड्स को सर्च प्रॉब्लम से मिलाकर उसके लिए एक प्रभावी वेब पेज सर्च करता है। जैसे कि हमने नरेंद्र मोदी टाइप किया तो हम देखेंगे कि NARE टाइप करने तक इंडियाज PM या नरेंद्र मोदी वगैरह मतलब हजारों पेज आपको सर्च बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। क्योंकि इसने समझ लिया कि आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, अब क्या पूछना चाह रहे हैं उसके आपको हजारों ऑप्शन दे दिए। जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप सर्च इंजन पर एक सवाल नहीं पूछ रहे होते बल्कि एक वेबसाइट ढूंढ रहे होते। तो ये जितने तरह की वेबसाइट्स आप जो सर्च कीवर्ड डाल रहे हो, इससे रिलेवेंट जितने तरह की वेबसाइट्स हैं वो सर्च उसमें निकल के आ जाएंगे। एक सर्च इंजन या डेटाबेस का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कीवर्ड्स के सबसे अच्छे संयोजन का चयन करने के लिए सक्षम होने की जरूरत है। ये सारा हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाक्यांशों का उपयोग। वाक्यांश फ्रेसेज सबसे शक्तिशाली कीवर्ड्स का संयोजन होता है। वाक्यांश 2 या 2 से अधिक शब्दों का संयोजन होता है जो कि दस्तावेजों में पाया जाना चाहिए, जिनके लिए सर्च हो रही है। उदाहरण के लिए यूजर ने सर्च इंजन में कनेक्ट बटन डाला, उस सर्च इंजन में एक वाक्यांश खोज करने के लिए उदाहरण चिन्ह, कोटेशन मार्क्स या वर्ग कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
एक साइट के भीतर कॉमर्स, यानी कोई वेबसाइट है उसके अंदर भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें खुद अनुभव करोगे। अब आता है अपलोड और डाउनलोड। ये मैं बता चुका हूँ। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। शब्दों से ही अर्थ समझ में आ रहा है। अपलोड यानी डेटा को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना, ठीक है। डाउनलोड यानी डेटा को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर या मोबाइल में लेना। सीधा सीधा बहुत सरल बात है अपलोड डाउनलोड। डाउनलोड की गई फाइल आपकी हार्ड डिस्क पर कहाँ सेव करनी है, ये आपसे जब भी आप कोई डाउनलोड करते हो तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल आपसे पूछेगा कि किस लोकेशन पर सेव करना है, तो आप उसको बताएंगे, वहाँ पर ये सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप कोई ईमेल नोट के साथ एक फाइल भेजते हैं, यह सिर्फ एक फाइल भेजना है, ये ना तो डाउनलोड है और ना अपलोड है। ये सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब आते हैं इंटरनेट पर चैटिंग। ये मोटा मोटा ये ऐसे चीज़ें जो हम लोग कर ही रहे हैं, हम परिचित हैं, और आप लोग थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग पूछेंगे, उस पर फिर हम अलग से बात कर लेंगे। इंटरनेट पर कॉन्फ्रेंस कॉल या कॉन्फ्रेंसेस कैसे कैसे होती हैं, ये भी पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हम कर ही चुके हैं, मेल हम कर ही रहे हैं बराबर, ठीक है। खाता कैसे बनाएं, जो बच्चे अभी तक भी, मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे अकाउंट नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए ये हो सकता है कि तो ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाए, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ये आप लोग अपन कर भी चुके हैं और आप लोग पढ़कर समझ करके इसको आगे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। कंपोज मेल भेजना कैसे होता है, अच्छा ये कुछ वर्ड्स नए हो सकते हैं आप लोगों के लिए। कंपोज मेल तो जो सब्जेक्ट के नीचे जो एरिया होता है, खाली नोट्स होता है, जिसमें हम मेल से संबंधित लेटर उसमें लिखते हैं, वो वहाँ पर कंपोज होता है अपना कंटेंट जो भी है। इनबॉक्स होता है अपने मेल के अंदर आए या भेजे हुए मेल, यानी सारी चीज़ें हमारी इनबॉक्स नहीं होती है। स्टार्ड होता है वे मेल जिनको हमने स्टार किया है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेल है तो उसको हम स्टार करके रख सकते हैं, तो कभी ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे ही स्टार्ट मेल पर क्लिक करेंगे तो सारे स्टार्ट मेल आ जाएंगे, ढूंढना बहुत आसान होता है। सेंट मेल यानी भेजा गया मेल, जो हम लोगों ने किसी दूसरे को भेजा है, वो सेंट मेल होता है। ड्राफ्ट यानी नाम से ही समझ में आता है कि अभी ना भेजा गया, तैयार कर रहे हैं हम लोग। ड्राफ्ट यानी क्या बोलेंगे इसको, और मोर यानी और अधिक, अन्य जो ऑप्शन होते हैं वो मोर में आते हैं। तो ये आप लोग कंपोज, ये सारे टाइटल्स आप पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझने वाली चीज़ें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। फिर भी कुछ आप लोग को रह जाए तो निश्चय ही आप लोग सवाल पूछेंगे। ईमेल सेवाओं के प्रकार, कितने प्रकार के मेल होते हैं, ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा इसमें कुछ नई जानकारी मिले, लेकिन ये अलग से अपन कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसलिए इस पर अभी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जरूरत नहीं होती। मेल सेवाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ मेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे पढ़ करके आप लोग समझ जाओगे। व्यक्तिगत या बिजनेस मेल, ठीक है। बेसिक यूसेज ऑफ ईमेल, ईमेल के बुनियादी मुद्दे क्या होते हैं, अटैचमेंट कैसे होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और स्पैम मेल क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, गोपनीयता क्या होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 में अलग से इन पर क्वेश्चन आंसर टाइप चर्चा करूँगा।
तो इस तरह से अपना ये चैप्टर पूरा हो गया। अब आप लोग इससे संबंधित सवाल पूछेंगे, पहले आप लोग पूछेंगे, उसके बाद में होमवर्क मैं दूंगा। मैं इन सवालों में से कोई सवाल आपको नहीं देने वाला हूँ, मैं सवाल अपने बना करके दूंगा। ओके।